हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने पाठ्यक्रम 501 और ब्लॉक ए में जो हमारी 4 यूनिट थी उनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा कि उनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी मेन टॉपिक थे उनको मैंने हाईलाइट कर दिया था और उनको काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया था। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, 4 यूनिट नहीं देखी हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन 4 यूनिट को देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट थी जिससे काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक 2 को। नाम है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य। तो ब्लॉक 2 में हम लोगों की जो पहली इकाई है उसको पढ़ेंगे। खंड 1 में ये 4 इकाइयाँ थीं जो कि हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब खंड 2 यानी कि समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा भाग 1, तो इसमें हमारी 3 इकाइयाँ हैं। इकाई 5 है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लिए व्यूह रचना। इकाई 6 है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण संबंधी कार्यनीतियाँ और इकाई 7 में है सार्वत्रिक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन। तो ब्लॉक 2 में हम लोग इन 3 इकाइयों को पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई 5 प्रारंभिक शिक्षा के लिए सार्वत्रिकीकरण के लिए व्यूह रचनाएँ। कौन कौन सी व्यूह रचनाएँ जो हैं वो उस टाइम बनाई गई थी। ये हमारी खंड की प्रस्तावना है जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है। हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है। हेडिंग है हमारा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण यूईई। बच्चों में विद्यालय जाने में आने वाली विभिन्न समस्याएं अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं विद्यालय आने जाने संबंधित हम लोगों ने जो समस्याएं होती हैं उनको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से पढ़ा। प्रीवियस जो हम लोग का खंड 1 था उसमें पढ़ा था। और ये जो समस्याएं होती हैं वो सभी राज्यों में अलग अलग होती हैं, एक सी नहीं होती हैं। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2001 में विस्थापित बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए साखर शालाएं आरंभ की। साखर शालाएं सारे वर्ष नहीं चलती थी, अपितु शैक्षिक वर्ष के उत्तरार्ध में ही चलती थी। तो साखर शालाओं की विशेषता क्या थी कि ये जो साखर शालाएं होती थी ये गन्ना के जो फार्म लगे होते थे वहाँ पर चलाई जाती थी। जैसे कि आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, गन्ना फार्म पर साखर शालाएं। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो साखर शालाएं हैं ये गन्ना के फार्म पर क्यों चलाई जाती थी। तो ऐसा होता था कि जब गन्ना की पेराई का मौसम आता था, सीजन आता था, यानी कि लमसम अक्टूबर से लेकर के और अप्रैल तक का जो टाइम होता था, उस समय पेराई के समय जो भी मजदूर होते थे वो जो फैक्ट्रियां होती थी वहाँ पर, मतलब फैक्ट्रियों के पास जा कर के वहाँ इतने दिनों तक रहते थे, वहाँ पे अपना छोटा सा झुग्गी झोपड़ी टाइप से बना लेते थे और अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक अपने परिवार सहित फैक्ट्रियों के आसपास रहते थे जिससे उनको गन्ना की पेराई में जो है आसानी हो। तो ऐसे में क्या होता था कि उन परिवारों में रहने वाले जो बच्चे होते थे उनकी पढ़ाई काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित होती थी। वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उनकी शिक्षा प्रभावित होती थी। तो इसीलिए फार्म के आसपास जो भी परिवार रहते थे, जो फैक्ट्रियाँ होती थी उसके पास में जो भी परिवार रहते थे गन्ना की पेराई के लिए, तो उन परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए साखर शालाएँ चलाई गई। इसीलिए नाम ध्यान रखिए इसका, साखर शालाएँ। और ये जो साखर शालाएँ होती थी ये पूरे वर्ष नहीं चलती थी। किस टाइम चलती थी? जब तक गन्ना की पेराई होती थी तब तक ये साखर शालाएँ होती थी, चलाई जाती थी और इन साखर शालाओं के माध्यम से उन परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। तो वही यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप देख सकते थे कि यहाँ पे एक गन्ना का फार्म लगा हुआ है और ये साखर शालाएँ चलाई जा रही हैं जहाँ पर उन परिवारों के बच्चे जो हैं वो शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण से अभिप्राय है बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा की उपलब्धता। भारत में विद्यालय शिक्षा को मुख्यतः निम्नलिखित स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो प्रारंभिक शिक्षा की सार्वत्रिकीकरण से क्या अभिप्राय है कि बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं उनके स्थानानुसार, मतलब कि जहाँ जहाँ पे स्थान है सभी स्थानों पर शिक्षा उपलब्ध हो। कोई भी स्थान ऐसा ना छूटे जहाँ पर बच्चों को शिक्षा ना दी जा सके। इसीलिए साखर शालाएँ जो है वो खोली गई कि गन्ना की पेराई के माध्यम से
जो भी गन्ना की पेराई के लिए परिवार वहाँ पर जाते हैं फैक्ट्री के आसपास, उनके बच्चों को भी शिक्षा दी जा सके। तो इसीलिए शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का अभिप्राय यही है कि बच्चों को उनकी आवश्यकता अनुसार और उनके स्थान के अनुसार सभी स्थानों पर शिक्षा को उपलब्ध कराया जाए। नीचे देखिए लिखा है किस तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो प्रारंभिक शिक्षा, पूर्व विद्यालय शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, ये मैंने आपको बताया था। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो शिक्षा होती थी उसको प्रारंभिक शिक्षा या निम्न प्रारंभिक शिक्षा कहते थे। इसमें कौन कौन से बच्चे आते थे? तो 3 से 6 वर्ष की आयु तक के और 6 से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे इसमें आते थे। मैंने आपको बताया था कि कक्षा 1 से 5 तक जो शिक्षा होती थी उसको निम्न प्राथमिक और कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक शिक्षा कहते थे। इसमें 11 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे जो थे वो आते थे। माध्यमिक शिक्षा, तो माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से कक्षा 10 के बच्चे आते थे, 15 से 16 वर्ष की आयु तक के। और उच्चतर या वरिष्ठ शिक्षा में कौन कौन से आते थे? तो कक्षा 11 से कक्षा 12 तक के बच्चे आते थे, जिसको 17 से 18 वर्ष की आयु में वर्गीकृत किया गया है। नीचे लिखा है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। प्रारंभिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली के पिरामिड का आधार होती है, जिस पर 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा विशेष बल दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान से सारे क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की सुगमता में सुधार आया है, जिसके फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा के मार्ग को सुगम बना दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण तथा इसके पक्ष, तो इसके पक्ष कौन कौन से हैं? प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की उपलब्धता तथा पढ़ने के समान अवसर। प्रारंभिक शिक्षा के 3 पक्ष होते हैं जो नीचे की आकृति में दर्शाए गए हैं। जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, क्या इसकी विशेषताएं हैं? तो सुगमता हो, उपस्थिति तथा अवधारणा हो, शिक्षा की गुणवत्ता हो और सार्वत्रिक पंजीयन हो, यानी कि पंजीकरण अच्छा हो, एडमिशन ज़्यादा मात्रा में हो। इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सार्वत्रिक सुगमता, पहुंच तथा पंजीयन। विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने प्रत्येक किलोमीटर की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की योजना बनाई। विद्यालय के द्वारा वर्ष के आरंभ में उसके आधिकारिक क्षेत्र में आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया जाएगा। उन बच्चों की सूची तैयार की जाएगी जो विद्यालय जाने के योग्य हैं अथवा जो विद्यालय जाते ही नहीं हैं, ताकि इन दोनों प्रकार के बच्चों को विद्यालय में लाया जा सके। जब विद्यालय आरंभ हो तब एक पंजीयन सप्ताह मनाया जाए, ताकि सभी विद्यालय जाने योग्य बच्चों को 100% पंजीयन सुनिश्चित किया जा सके। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक योजना बनाई गई कि 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है, जरूर होना चाहिए। और उसके बाद एक सर्वेक्षण किया जाएगा ऐसे परिवारों का और ऐसी सूची बनाई जाएगी बच्चों की, जिसमें जो बच्चे विद्यालय जाने योग्य हैं अथवा जो विद्यालय नहीं जाते हैं उनको विद्यालय तक पहुंचाया जा सके, जिससे क्या होगा कि 100% जो पंजीयन है वो किया जा सके। यानी कि पंजीकरण की जो व्यवस्था है, जो नीति बनाई गई है, उसमें पूरी प्रतिशत में वृद्धि हो सके, 100% पंजीयन में सुनिश्चित किया जा सके। उपस्थिति तथा अवधारणा में क्या है? ये आधिकारिक रूप से अनुभव किया जा रहा है कि विद्यालय में पंजीकृत सुविधा वंचित विद्यालय में पंजीकृत करने से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अतः 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को विद्यालय में रखना एक अनिवार्यता है। अतः बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने के लिए दैनिक उपस्थिति भत्ता, मुफ्त यात्रा पास, मुफ्त मध्याह्न भोजन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं तथा उनकी उपस्थिति में सुधार लाने के लिए नई अध्ययन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस टॉपिक से, इस हेडिंग से सबसे जरूरी एक क्वेश्चन ये बनता है, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई। तो ध्यान रखिए कि पंजीकरण को बढ़ाने के लिए मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है वो की गई। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि स्कूलों में मध्याह्न में भोजन की या फिर मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो क्यों की गई? इसलिए की गई जिससे कि जो पंजीकरण की सुविधा है वो 100% की जा सके, 100% इसको बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही साथ अब हो सकता है कि मध्याह्न भोजन ना आए, आपसे पूछ लिया जाए कि मुफ्त यात्रा पास या उपस्थिति भत्ता, ये सब देने के पीछे, इन सब योजनाओं के पीछे सरकार की क्या योजना है? तो पंजीकरण को 100% बनाना, इसके पीछे इसकी योजना है। तो केवल मध्याह्न भोजन ही नहीं, दैनिक उपस्थिति भत्ता, मुफ्त यात्रा पास, ये सभी जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ इसीलिए दी जाती हैं जिससे कि बच्चे की उपस्थिति है वो सुनिश्चित की जा सके
और इसमें प्रतिशत में वृद्धि हो सके। तो इसीलिए ये सारी सुविधाएं जो हैं वो चलाई गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जो क्वेश्चन है वो मध्याह्न भोजन से बन के आता है। बाकी के जितने दिए हुए हैं आप लोग याद कर लीजिए, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन इनसे पूछा जाए कि इन सुविधाओं को क्यों जारी किया गया या क्यों लागू किया गया, ये सुविधाएं किस दृष्टि से बनाई गई, तो बता दीजिएगा। बच्चों की उपस्थिति निश्चित करने के लिए या पंजीकरण को बढ़ाने के लिए इन सुविधाओं को चालू किया गया। शिक्षा की गुणवत्ता, इससे अभिप्राय है प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता के अनुसार उच्च कोटि शिक्षा का प्रावधान करना ताकि वे अधिकतम के न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके। इसके साथ ढांचागत मूल सुविधाओं जैसे पीने योग्य पानी, शौचालय, अध्यापक प्रशिक्षण तथा अध्येता अध्यापक अनुपात में सुधार हो सके। नीचे है विभिन्न राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण की परियोजना विधियां। 21वीं शताब्दी के पदार्पण से पूर्व भारत सरकार ने 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण का आश्वासन दिया। यह आश्वासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत दिया गया। इसे प्राप्त करने के लिए उपरोक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक मिशन रूप में किया गया, जिसका अर्थ था कि परियोजनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, कार्यक्षेत्र तथा कार्यान्वयन संबंधी समय सीमा को और माइलस्टोन निर्धारित किए गए। उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 में विश्व बैंक की सहायता से बेसिक शिक्षा परियोजना आरंभ की। इस परियोजना का दायित्व सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद नामक संस्था को सौंपा गया। तो ये जो संस्था, इसका नाम याद रखिए, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, ये इस संस्था का नाम है। परियोजना के उद्देश्य क्या थे? ये उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। और कब भी शुरू की गई? तो 1993 में विश्व बैंक की सहायता से। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई? तो विश्व बैंक की सहायता से इसको आरंभ किया गया और इस परियोजना को जो दायित्व है वो सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद नामक संस्था को सौंपा गया। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक की सहायता से 1993 में और सभी के लिए शिक्षा परियोजना, इस नाम की संस्था को इसके दायित्व जो हैं वो सौंपे गए। परियोजना के उद्देश्य क्या थे? तो शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, इसके अंतर्गत दो बातें विशेष रूप से रखी गई। 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा की अभिगमता, सार्वत्रिक भागीदारी जब तक बच्चे औपचारिक अथवा गैर औपचारिक तरीके से प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकते। नवयुवकों के लिए कौशल विकास योजना का कार्यक्रमों का प्रावधान, महिला सशक्तिकरण तथा शिक्षा में और अधिक लिंग समानता, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए समान शैक्षिक अवसर। तो ये सारे परियोजना के उद्देश्य थे। कार्यनीतियाँ देख लेते हैं। तो कार्यनीतियों में बताया गया है कि इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई गई, जैसे कि योजना बनाने, प्रबंधन तथा व्यावसायिक सहायता देने हेतु राज्य तथा जिला स्तर पर एक दृढ़ ढांचा खड़ा करने के लिए एक संगठन स्थापित करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पूर्व बाल्यकाल शिक्षा की पाठचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों का पुनर्निरीक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, महिलाओं तथा प्रशिक्षण की शिक्षा तथा विद्यालय प्रबंधन को मजबूत बनाना, सुविधा वंचित क्षेत्रों में अधिक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कर 10 जिले में बेसिक शिक्षा की अभिगमता में सुधार लाना और विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा में पुनः अभिकल्पित कार्यान्वयन को समर्थन देना। तो ये सारी इसकी व्यूह रचनाएं थी। कार्यकलाप की बात करें तो संस्कृति तथा संप्रेषण संबंधी शैक्षिक कार्यकलाप, विज्ञान और पर्यावरण, सामाजिक न्याय की भावना का निर्माण। कार्यान्वयन में लिखा है कि परिषद के कार्यकलाप उत्तरांचल समेत उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में से 10 लक्षित जिलों में संकेंद्रित थे। जैसे कि ये जिले कौन से हैं? तो वाराणसी, इलाहाबाद, बांदा, इटावा, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, पौड़ी तथा नैनीताल। 1993 से आरंभ करते हुए इस परियोजना की समय सीमा उपयुक्त 10 जनपदों के लिए 5 वर्ष रखी गई थी, परंतु 2003 तक इसका विस्तार 17 जनपदों तक करना था। तो ये कितने से शुरू की गई? 10 जनपदों के लिए 5 वर्ष रखी गई थी, लेकिन 2003 तक इसका विस्तार 17 जनपदों तक करना था। बिहार की शिक्षा परियोजना में हम लोग देखते हैं कि इसका उद्देश्य राज्य में गुणवत्ता शिक्षा पर बल देने हेतु प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण था। यह परियोजना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना तथा इसके कार्यान्वित करने वाली एजेंसी की उपलब्धि पर आधारित थी। जैसे कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना और इसको कार्यान्वित किया गया, तो उसकी उपलब्धियों पर ही बिहार की जो शिक्षा परियोजना थी वो भी आधारित थी।
बिहार की शिक्षा परियोजना के उद्देश्य क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे जैसे कि शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, जिससे 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अधिगमता तथा अधिगम को न्यूनतम स्तरों को सार्वत्रिक उपलब्धि का एक संयुक्त कार्यक्रम समझा जाता है। शिक्षा पद्धति का इस प्रकार अभिमुखीकरण करना ताकि महिलाओं की समानता तथा सशक्तिकरण के उद्देश्य पूरे हो सकें। प्रौढ़ों तथा निम्न जातियों, निर्जातीय समुदाय तथा समाज के सबसे गरीब वर्गों के बच्चों के समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय करना। शिक्षा की पंजीयन क्षमता को बढ़ाना तथा विशेषतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों तथा लड़कियों की ड्रॉप आउट दर में कमी लाना। अब इसकी कार्यनीतियों की बात करें तो इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यनीतियाँ अपनाई गई, जैसे कि लगभग 11,000 प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षा कक्षों का निर्माण, लगभग 16,000 अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती, नवनियोजित अध्यापक का प्रशिक्षण, नए खोले गए विद्यालयों में आवश्यक सामग्री का प्रावधान, सहगामी योजना का कार्यान्वयन, महिला संख्या घटक का कार्यान्वयन। कार्यकलाप की बात करें तो ग्राम शिक्षा समितियों का आयोजन तथा निम्न स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन में समुदाय की भागीदारी, एनजीओ शिक्षा, राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन, अधिगम के न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति के लिए मुख्य कर्मियों तथा प्राथमिक अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, महिलाओं के लिए जिला स्तर पर एक कोर समूह की रचना, पंजीयन अभियान और पोस्टर कार्यशाला, पुस्तकालयों आदि की अवधारणा का विकास। कार्यान्वयन में जिला या राज्य स्तर पर प्रबंधन संरचनाओं, महिला सशक्तिकरण, विस्तारित समुदाय संगठन, बेसिक शिक्षा में अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रुचि का संगठन इत्यादि। ये परियोजना जो है वो 12 जिलों में चलाई गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। लोक जम्बिस क्या है? लोक जम्बिस, जिसे सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है, राजस्थान सरकार ने स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से 1992 में चलाई। तो ये कब चलाई गई? 1992 में। किसकी सहायता से? तो SIDA की सहायता से। और किस सरकार ने चलाई? तो राजस्थान सरकार ने। लोक जम्बिस को क्या कहते हैं? तो इसको सर्व शिक्षा का लोक अभियान भी कहा जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औपचारिक तथा गैर औपचारिक तरीकों से तथा कार्यात्मक साक्षरता के माध्यम से संतोषजनक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसका मुख्य बल लड़कियों की शिक्षागत विकास पर है, साक्षरता के पश्चात तथा सतत शिक्षा पर, जिसके साथ लोक संगठन के लिए कार्यकलाप आते हैं। परियोजना के उद्देश्य क्या थे? तो लोक संगठन तथा भागीदारी के माध्यम से 2000 तक सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों के पंजीयन में सुधार लाना, शिक्षा को समानता औजार बनाकर महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिला और पुरुष दोनों में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में 80% तक साक्षरता स्तर बढ़ाना, अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण तथा तकनीकी संसाधन सहायक संरचना की प्रणाली का निर्माण करना। मुख्य घटक की बात करें तो कार्यक्रमों को आरंभ करने तथा उनका प्रबंधन करने के लिए एक ऐसी स्वायत्त संस्था का निर्माण करना जिसमें सशक्त समिति हो जो प्रगति का पुनः निरीक्षण करें। ग्राम स्तर पर विद्यालय मानचित्र तथा सूक्ष्म योजना लोक जम्बिस के मुख्य संचालनात्मक लक्ष्यों का निरूपण करते हैं। कार्यनीतियों की बात करें या व्यूहरचना की बात करें तो इसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों का विकास तथा अध्यापकों की अभिप्रेरणा के लिए आंतरिक प्रशिक्षण का विकास करना था। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अध्यापिका मंच बनाया गया। सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाई गई ताकि उस क्षेत्र में पूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वाह हो सके। क्लस्टर तथा खंड स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं की समीक्षा योजना मीटिंगों का आयोजन प्रत्येक महीने किया जाता था ताकि पिछले कार्य का पुनर्निरीक्षण हो सके तथा अगले महीने की योजना का अंतरिम रूप दिया जा सके। प्रवेशोत्सव क्या है? तो प्रवेशोत्सव एक ऐसी घटना है जिसके माध्यम से बच्चों में, विद्यालय में तथा समुदाय में सकारात्मक तथा सृजनात्मक वातावरण का निर्माण किया जा सके। कार्यकलाप इस परियोजना में सम्मिलित कार्यकलाप नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं, जैसे कि जनजातीय बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाना, महिला शिक्षा विहार यानी कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के विद्यालय के बाहर लड़कियों के लिए आवासीय पाठ्यक्रम चलाए गए जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आई लड़कियों की गुणवत्ता शिक्षा दी गई। बालिका शिक्षा विहार, तो बालिका शिक्षा विहार में भी 9 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की लड़कियों के लिए जो विद्यालय छोड़ चुकी हैं 6 से 8 महीने आवासीय कैंप ताकि उन्हें औपचारिक शिक्षा में पुनः दाखिला दिया जा सके। मुक्तांगन, यह कार्यक्रम उन जनजातीय बच्चों के लिए था जो
किशनगंज ब्लॉक के खंडेला क्लस्टर में रहते थे। मदरसे खुलवाए गए, सहज शिक्षा केंद्रों का संस्थानीकरण किया गया, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए, आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो खोले गए। शिक्षाकर्मी परियोजना। तो शिक्षाकर्मी परियोजना एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसे राजस्थान सरकार ने 1987 से स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सहायता से शिक्षाकर्मी बोर्ड के माध्यम से चलाया। परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया गया, जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण की प्राप्ति में एक मुख्य रोड़ा था। परियोजना के उद्देश्य की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा की सार्वत्रिकरण को एक संयुक्त कार्यक्रम समझा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता तथा अधिगम के न्यूनतम स्तरों के रूप में सार्वत्रिक उपलब्धि सम्मिलित है। शिक्षा प्रणाली का अभिमुखीकरण, जिसमें महिलाओं की समानता तथा उनकी सशक्तिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। पौर तथा निम्न सामाजिक वर्गों, निर्जातीय समुदायों तथा समाज के सबसे गरीब वर्गों के बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए उपयुक्त उपाय करना। कम पंजीयन की मुख्य समस्या तथा बच्चों के उच्च ड्रॉप आउट दर की समस्या पर काबू पाना, यह सभी इस परियोजना के उद्देश्य थे। अगर इसकी व्यूहरचना की बात करें, कार्यनीतियों की बात करें, तो इसके अंतर्गत नई कार्यनीति निम्नलिखित जो कार्यनीतियाँ हैं वो अपनाएंगी, जैसे कि शिक्षाकर्मी परियोजना के पुनर्निरीक्षण के लिए SIDA द्वारा एक मॉनिटरिंग मिशन नियुक्त किया गया, जो साल में 2 बार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगा। यानी कि SIDA के द्वारा एक मॉनिटरिंग मिशन जो है उसकी स्थापना की, उसको नियुक्त किया गया। ये जो मिशन था वो साल में 2 बार ये परियोजना है इसकी प्रगति की समीक्षा करेगा कि इसमें कितनी प्रगति जो है वो हुई है। क्षेत्र अनुभवों और आपसी सहमति के निर्णय पर आधारित प्रविधियाँ जो है उसको विकसित करेगा। अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण तथा समुदाय की भागीदारी। कार्यान्वयन की बात करें तो परियोजना निर्देशक के साथ राजस्थान सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाएं आपस में मिलकर कार्य कर रही हैं, जो शिक्षा कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का डिजाइन तैयार करती हैं, कार्यक्रम आयोजित तथा संचालित करती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण भी करती हैं। क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत जो मुख्य क्रियाकलाप है वो दिए गए हैं, जैसे कि डे केंद्र। डे केंद्र क्या होता है कि जब प्राथमिक विद्यालय शिक्षा कर्मियों द्वारा चलाए जाते हैं तो उन्हें डे केंद्र का नाम दिया जाता है। यानी कि जो विद्यालय हैं या प्राथमिक विद्यालय हैं वो शिक्षा कर्मियों के द्वारा खुद चलाए जाते हैं, उसको डे केंद्र कहते हैं। परिहार पाठशाला क्या होती है कि जब बच्चे किसी कारणवश केंद्रों पर पढ़ने नहीं आ सकते और वे रात के समय पढ़ने आते हैं तो उसे परिहार पाठशाला कहते हैं। यानी कि वो बच्चे जो दिन में किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो रात में पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसे जो केंद्र होते हैं या पाठशालाएँ होती हैं उनको परिहार पाठशालाएँ कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि डे केंद्र क्या है, परिहार पाठशाला क्या है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि डे केंद्र किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको सही आंसर पता होना चाहिए क्या है। डे केंद्र वो होते हैं जहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में जो शिक्षाकर्मी हैं उनके द्वारा स्वयं जो है विद्यालय चलाया जाता है, उसे डे केंद्र कहते हैं। परिहार पाठशाला क्या होती है, तो ऐसी पाठशाला या ऐसे स्कूल जहाँ पर बच्चे किसी कारणवश दिन में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो वो रात में पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसी पाठशाला परिहार पाठशाला कहलाती हैं। महिला प्रकाशन केंद्र, इस परियोजना का बल महिला शिक्षा कर्मियों की भर्ती और महिला शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने पर होता है। इन केंद्रों को महिला प्रकाशन केंद्र कहते हैं। ये स्थानीय महिलाओं की शिक्षाकर्मियों का प्रशिक्षण देते हैं। संगठित उपागम, ये सर्वेक्षण को स्पष्ट हुआ कि 14 वर्ष की आयु तक जनजातीय तथा रेगिस्तानी ब्लॉकों में 7% बच्चे शारीरिक निरोगता से पीड़ित होते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए शिक्षाकर्मी परियोजना में इन बच्चों को डाला गया। आगे है प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित महाराष्ट्र में चलाई जाने वाली विभिन्न परियोजनाएं। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए परियोजनाएं, जैसे कि 10वीं कक्षा तक वजीफा या फिर छात्रवृत्ति देना, मुफ्त बढ़ी तथा पुस्तकें देना, बोर्डिंग हाउस की स्थापना करना, राजकीय और गैर राजकीय निजी एजेंसियों के लिए हॉस्टल। NCERT द्वारा स्थापित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज बोर्ड को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात छात्रवृत्ति प्रदान करना, उपस्थिति का भत्ता, आश्रय विद्यालय और बुक बैंक स्कीम। लड़कियों के लिए परियोजनाएं, तो वहाँ का जो सरकार थी उसने उस राज्य में जो भी लड़कियां थीं
उनकी शिक्षाओं के लिए या उनकी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए विशेष प्रकार की जो परियोजनाएं हैं उनको चालू किया, जैसे कि उपस्थिति के लिए भत्ता। कक्षा 1 से 5 तक ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए पिछले वर्गों की सभी लड़कियों को प्रतिदिन 1 रुपया भत्ता दिया जाता था यदि वे विद्यालय में 75% कार्य दिवसों तक उपस्थित रहती हैं तो। अहिल्याबाई होलकर द्वारा लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम जो है उसको चालू किया गया। जैसे 1997 में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए निःशुल्क यात्रा स्कीम चलाई ताकि लड़कियां शिक्षा से वंचित ना रह जाएं। ये स्कीम उन्हीं प्रशिक्षण पर लागू है जिनकी उपस्थिति वर्ष 75% तक कार्य दिवसों की होगी, यानी कि जो 75% तक स्कूल आए जिनकी उपस्थिति दर 75% हो, तो ऐसी लड़कियों के लिए ये स्कीम जो है वो चलाई गई। मातृ प्रबोधन परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए माताओं को बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के विषय में शिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम जो है वो चलाया गया। जैसा कि इसके नाम से ही आपको ज्ञात होता होगा, मातृ प्रबोधन परियोजना। आर्मी स्कूल क्या है? तो महाराष्ट्र की लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नासिक में भोर स्थान पर आर्मी विद्यालय आरंभ किए, जहां पर लड़कियों को कुछ छात्रवृत्ति भी मिलती है तथा यदि वे शारीरिक रूप से फिट हैं तो आगे प्रशिक्षण देने का अवसर भी उनको दिया जाता है। समूह निवासी विद्यालय उन लड़कियों के लिए जो दूरस्थ स्थानों में आती हैं, जिसके कारण विद्यालय में नहीं पहुंच पाती, ऐसी लड़कियों के लिए समूह निवास विद्यालय का प्रावधान भी किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए परियोजनाएं, उनके लिए क्या परियोजना बनाएंगी? जैसे कि छात्रवृत्ति का शुरू की गई उनके लिए। छात्रवृत्ति में क्या है? तो पिछले बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना लागू की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक छात्र की 70 रुपये प्रतिमाह तथा छात्रा को 80 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, छात्र यानी कि लड़कों को 70 रुपये और लड़कियों को 80 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियाँ, महाराष्ट्र सरकार ने यह योजना 1956 में आरंभ की थी। इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों से संबंधित जातियों के बच्चों को छात्रवृत्ति राशि दी जाती है यदि वे 75% उपस्थिति दिखाते हैं और उनके माता पिता की आय निर्धारित सीमा से जो है वो कम हो। पोषक आहार, इसका आरंभ 1995 में हुआ, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चा को नियमित रूप से विद्यालय आएगा, उसे अल्पावकाश में पोषक भोजन दिया जाएगा, यानी कि हम लोग जिस तरीके से जिसको बोलते हैं कि मध्याह्न का भोजन, दोपहर में जब लंच पीरियड होता है तो उस टाइम उसको पौष्टिक भोजन जो है वो दिया जाएगा। सावित्रीबाई फुले अभिभावक स्कीम 1993 में यह योजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत विद्यालय का प्रधानाचार्य कोई अधिकारी अथवा समाज का कोई भी सक्षम व्यक्ति किसी ऐसी कन्या को अपना सकता था जो गरीबी के कारण विद्यालय में आने में अक्षम थी और उसे प्रति मास वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता था, परंतु ऐसा वह विद्यालय के माध्यम से ही कर सकता था। बुक बैंक स्कीम, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष के अंत में इन पुस्तकों को वापस ले लिया जाता है। जब बच्चा अगली कक्षा में चढ़ जाता है तो उन पुस्तकों के बदले उस कक्षा की पुस्तकें उसको जो है वो मिल जाती हैं। सुदूर यानी कि दूरस्थ क्षेत्र के बच्चों के लिए परियोजनाएं क्या हैं? तो महाराष्ट्र सरकार ने 1970 में दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को निम्नलिखित जो परियोजनाएं हैं वो बनाई, जैसे कि उनको पोषक आहार योजना चलाई गई, उनके लिए आश्रम शालाएँ खोली गई, विद्या निकेतन की शुरुआत की गई, बाल शिक्षा परियोजना की शुरुआत की गई। तो यह योजना क्या थी? महाराष्ट्र सरकार ने 1992 में यूनिसेफ की सहायता से आरंभ की। इसमें बच्चों को सुदूर रोचक तस्वीरें वाली पुस्तकें निःशुल्क दी जाती थी ताकि बच्चों के प्रतिबंधों की रुचि का विकास हो सके तथा फलस्वरूप बच्चे शाला में जाना जो है वो शुरू कर दें। विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए परियोजनाएं, बहुत सारे बच्चे गरीब हो अथवा अन्य कारणों से विद्यालय नहीं आते हैं और यदि आते भी हैं तो बीच में विद्यालय छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कई परियोजना चलाई गई, जैसे कि सेतु विद्यालय। सेतु विद्यालय क्या था? तो इन विद्यालयों का उद्देश्य उन विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में पंजीकृत करना था जो बीच में ही विद्यालय छोड़ गए और कुछ सीखा था उसे लगभग भूल गए हैं। ऐसे बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने का पुनः अवसर प्रदान करना था। ऐसे बच्चों को लगभग 45 दिन तक अलग से पढ़ाया जाता था और फिर उन्हें नियमित विद्यालय में पंजीकरण के लिए भेज दिया जाता था। तो ये था सेतु विद्यालय। इंडस बाल श्रम परियोजना,
ये क्या थी, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं और विद्यालय नहीं जा पाते। इस परियोजना का उद्देश्य बाल श्रम का उन्मूलन करना था और उन बच्चों को साक्षर बनाना था। तो इंदस बाल श्रम परियोजना ये थी। शक्करशाला क्या है, तो ये ऐसे विद्यालय होते हैं जो गन्ना काटने वाले की बस्ती के समीप खोले जाते हैं, जो उन मजदूरों के बच्चों को साक्षरता प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता गन्ना काटने के मौसम में गन्ना मिलों के पास में आकर रहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को इस पाठ की स्टार्टिंग में ही बताया था। वास्तुशाला क्या है, तो वास्तुशाला ये अधिकांशतः प्राथमिक विद्यालय हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में गैर औपचारिक शिक्षा देते हैं। तो ये ऐसे विद्यालय होते हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में या आदिवासी क्षेत्रों में या ऐसे क्षेत्र जो कि काफ़ी दूर हैं, वहाँ पे गैर औपचारिक शिक्षा देते हैं, जहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी विद्यालय विद्यमान नहीं होता है। तो वहाँ पे जाकर के ये जो विद्यालय हैं, ये जो पाठशालाएँ हैं, वो शिक्षा देते हैं, इनके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। विशेष लक्ष्य समूह के लिए परियोजना, यानी कि विकलांग, देवदासी बच्चियां इत्यादि। विशेष लक्ष्य समूह में विभिन्न सामाजिक स्तरों, जातियों, धर्मों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों तथा अपंग बच्चे सम्मिलित होते हैं। ये बच्चे किसी न किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, अतः इनको विशेष प्रावधान दिया जाता है। देवदासियों के बच्चों के लिए परियोजना। देवदासी परंपरा समाज की एक नकारात्मक सामाजिक परंपरा है। अंधविश्वास के कारण बहुत सी देवदासियां सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, अतः वे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकती। इनके लिए बने स्कीम में बच्चों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं: पोषक आहार, उपस्थिति भत्ता, बुक बैंक योजना, स्नेहार यानी कि बोर्डिंग स्कूल, स्त्री प्रबोधन कार्यक्रम तथा निःशुल्क पास योजनाएं। अपंग बच्चों की शिक्षा, निर्योग बच्चों की शिक्षा। तो ये सारी जो शिक्षाएं हैं, ये विशेष लक्ष्य समूह के लिए जो परियोजनाएं हैं उनके लिए बनाई गई। DPEP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना। ध्यान से पढ़िएगा। DPEP विश्व में शिक्षा की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है, जिसे 1995 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रीकरण करना था। तो दो चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट, कब प्रारंभ किया गया, तो 1995 में DPEP प्रारंभ की गई और इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण करना इस शिक्षा का उद्देश्य था। प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को पुनः शक्ति प्रदान करना तथा उच्च शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करना इस कार्यक्रम की मुख्य पहल है। यह परियोजना केंद्रीय सरकार की योजना है, जिसे विश्व बैंक की सहायता से 5 राज्यों में चलाया गया। बाद में इसका विस्तार अन्य राज्यों तक कर दिया गया। इसके अंतर्गत परियोजना आरंभ करने के लिए प्रत्येक राज्य को 5 जिले चुनने होते हैं। वे जिले ऐसे होने चाहिए जो सर्वाधिक पिछड़े हों और जहां स्त्री शिक्षा राष्ट्रीय अनुपात से नीचे हो और जहां TLC सफल रहा हो और इसके फलस्वरूप प्राथमिक शिक्षा की मांग बढ़ रही हो। DPEP के उद्देश्य क्या हैं, तो औपचारिक अथवा गैर औपचारिक शिक्षा के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 100% अभिगम्यता, 100% पंजीकरण तथा अवधारण, अधिगम के न्यूनतम स्तरों की प्राप्ति, विद्यालयों के प्रगतिरोध और ड्रॉप आउट पर नियंत्रण पाना, अध्यापकों और समाज का क्षमता निर्माण, अधिगम के विकेंद्रीकरण तथा समुदाय भागीदारी, समाज के प्रत्येक घटक से पंजीयन में वृद्धि करना। DPEP के मुख्य घटक क्या हैं, तो इसके मुख्य 4 घटक हैं, जैसे कि सिविल कार्य। इन विद्यालयों का निर्माण कम से कम 2 कक्षा कक्ष तथा 1 बरामदा हो, नए कमरे जोड़ना जहां पहले से 1 से 5 तक कक्षाएं चल रही हों, शौचालय विद्यालय की मरम्मत, अध्यापकों के लिए आवास तथा महिला हॉस्टल का निर्माण कराना। कार्यक्रम बहुत सारे वैकल्पिक उपागम जिसमें बच्चों को सुविधा मिल सके। DPEP कुछ विशेष क्रियाकलाप निर्धारित किए गए हैं। प्रबंधन, तो जिला स्तर पर प्रबंधन संरचना, प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार करना तथा वित्त का शीघ्र प्रबंधन करना। इन संरचनाओं पर राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर विचार किया जाता है। विद्यालय मानचित्र तथा सूक्ष्म स्तर योजना बनाना। इसका उद्देश्य परियोजना में आने वाली बाधाओं को मालूम करना तथा समुदाय की प्राथमिक शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करना है। सूक्ष्म योजना के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों को स्थूल रूप देकर उत्तरदायित्व निर्धारित करना है। DPEP का कार्यान्वयन, तो
इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकेंद्रीकृत शैक्षिक आयोजन को आरंभ करने के लिए जिला को एक इकाई माना गया। इसके अंतर्गत संसाधन संबंधी निर्णय लेने के प्रारूप को राज्य स्तर के स्थानीय स्तर पर लाने का प्रयास किया गया, यानी कि राज्य स्तर से स्थानीय स्तर पर आए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजन प्रक्रिया को मजबूत करना इसका प्रयास किया गया ताकि यह अधिक परामर्शी, प्रतिभायोगपूर्ण तथा पारदर्शी हो सके। इसके अंतर्गत नई संगठनात्मक व्यवस्थाओं जैसे कि BRC तथा CRC के माध्यम से शैक्षिक क्रियाकलाप को सार्वत्रिक संसाधन सहायता प्रदान करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 2,000 रुपये वार्षिक तथा प्रत्येक अध्यापक को 500 रुपये वार्षिक जैसी अनुदान दिया जाता था। आयोजन प्रक्रिया के माध्यम से जिला और उप जिला स्तर पर स्थानीय क्षमता का विकास करने का प्रयास किया गया। इसके कार्यनीतियाँ और क्रियाकलाप क्या हैं, जैसे कि अभिगम्यता, जनजातीय सुदूर क्षेत्रों में नए अवर प्रारंभिक विद्यालय खोलना, ऐसे इलाकों में बहुकक्षीय अधिगम केंद्र तथा वैकल्पिक विद्यालय खोलना जिससे प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता बढ़ सके। जनजातीय तथा तटवर्ती वासियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, गुणवत्ता में सुधार करना, समुदाय संगठन का निर्माण करना, शोध तथा मूल्यांकन यानी कि क्रियात्मक शोध ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा जिला स्तर पर अध्ययन करना, योजना तथा प्रबंधन करना, विकलांग बच्चों की पहचान और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना और प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि MIS प्रोग्राम को शुरू करना। तो ये सारे इसके क्रियाकलाप थे। अब DPEP पर UE का प्रभाव जो है वो हम पढ़ेंगे। इस कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए हैं, जैसे कि व्यक्ति विस्तार और विद्यालय। जिले जहां प्रतिशत लागू किया गया, ऐसे कितने जिले हैं? 219। योजना के अंतर्गत विद्यालय 3,75,000 रुपये देगा। इस तरीके से कुल अध्यापक 11 लाख। इस तरीके से पूरा एक जो ब्यौरा है वो तैयार किया गया। नीचे हमारा जो ये इकाई थी इसका पूरा सारांश दिया हुआ है, जिसको अभी हम लोग डिटेल में ऊपर से पढ़ के आए हैं। यहाँ पे लिखा है कि 1990 के दशक के मध्य उन जिलों में जहाँ महिला साक्षरता दर बहुत नीचे थी, DPEP की परियोजना आरंभ की। इस परियोजना ने कई नई पहलों का मार्ग प्रशस्त किया, जिसे विद्यालय से बाहर बच्चों को शिक्षित या साक्षर किया जा सके। तो इस प्रकार हम लोग की ये जो पूरी यूनिट है वो कंप्लीट हो गई। 5वीं यूनिट भी हम लोग की कंप्लीट हो गई। इस यूनिट में हम लोग ने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको पढ़ा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को ये PDF चाहिए हो तो आप हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ। उसको आप 1 से 2 बार अगर देखेंगे वीडियो को और काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी और एग्जाम में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।